आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा गठबंधन देश की सेवा कर रहा है। अन्य छोटी पार्टियां भी हमारे साथ काम करने और देश की सेवा करने के लिए आ रही हैं। दिल्ली में 100% भाजपा की सरकार बनेगी और दिल्ली का तेज गति से विकास होगा। हमारा क्यों पूछ रहे भैया, उनको पूछो ना। हमारा गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का सेवा कर रहे। हमारा साथ नया जो छोटे छोटे पार्टी भी हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए आ रहे। देश के विकास के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, देश को जनता को सेवा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए गठबंधन अच्छा काम कर रहे। जो टूट रहे, जो बिगड़ रहे, उनसे पूछो। दिल्ली में कितनी पॉसिबिलिटी है बीजेपी के लिए? 100% दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार आएंगे और दिल्ली को विकास करने में और तेजी गति से दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हैदराबाद का विकास किया जा रहा है और राज्य सरकार का लक्ष्य इसे बाढ़ मुक्त बनाना है। आज हैदराबाद में CII की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के उद्घाटन पर प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मूसी कायाकल्प परियोजना जल निकाय को भी पुनर्जीवित करेगी और हैदराबाद में 55 किमी की दूरी पर ताज़े पानी के प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2050 तक हैदराबाद की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक काम पहले ही शुरू हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना के विकास को लेकर हमारा एक सपना है और वह है तेलंगाना राइजिंग। सरकार ने हैदराबाद में फ्यूचर सिटी विकसित करने की योजना की परिकल्पना की। प्रस्तावित फ्यूचर सिटी न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सियोल, दुबई आदि के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार की योजना का उद्देश्य हैदराबाद में फ्यूचर सिटी को प्रदूषित मुक्त नेट जीरो शहर के रूप में बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय रिंग रोड योजना चरण में है। 360 किलोमीटर की दूरी पर क्षेत्रीय रिंग रोड का निर्माण और हम RR के आसपास क्षेत्रीय रिंग रेलवे विकसित करने की योजना बना रहे हैं। ORR और RRR को जोड़ने वाली रेडियल सड़कें भी विकसित की जा रही है। वहीं आगे रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम हैदराबाद को दुनिया में चीन के लिए एक प्लस शहर बनाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि तेलंगाना में कोई समुद्र तट नहीं है, इसलिए राज्य सरकार एक खुला बंदरगाह विकसित करने की योजना बना रही है। हाइड्रा आज हैदराबाद की नेकनामपुर झील में एक अवैध संरचना को ध्वस्त कर दिया। नेकनामपुर झील पर कब्जा करने वाली अवैध संरचनाओं के खिलाफ शिकायतों के संबंध में हाइड्रा आयुक्त AV रंगनाथ के निर्देश के आधार पर विध्वंस किया गया था। विध्वंस अभियान के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी शेयर किए गए हैं। हाइड्रा को 6 जनवरी को प्रजावाड़ी मंच के माध्यम से अपने संचालन के पहले दिन 83 शिकायतें मिली। ये शिकायतें मुख्य रूप से स्थानीय झीलों और पार्कों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर केंद्रित थी, जो पर्यावरण और बुनियादी ढांचे के मुद्दों के बारे में निवासियों के बीच चल रही चिंताओं को दर्शाती है। इन शिकायतों के जवाब में आयुक्त AV रंगनाथ ने तुर्केमजाल और अन्य झीलों सहित कई प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके तत्काल कार्रवाई की। HMDA के पूर्व अभियंता BLN रेड्डी फार्मूला ई रेस मामले की जांच के तहत ACB के सामने पेश हुए। ACB HMDA की एक विदेशी इकाई को धन के कथित ट्रांसफर की जांच कर रही है। ब्यूरो द्वारा दायर FIR में रेड्डी को आरोपियों में से एक के रूप में नामित किया गया है। IAS अधिकारी रविंद्र कुमार के साथ BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव से भी ACB पहले ही पूछताछ कर चुकी है। KTR ने कहा था कि धनराशि उनके निर्देशों के तहत विदेशी इकाई को ट्रांसफर की गई थी। इस बात पर जोर देते हुए कि यह कार्रवाई फार्मूला ई दौड़ को बढ़ावा देने और हैदराबाद के वैश्विक ब्रांड छवि को बढ़ाने के लिए की गई थी। HMDA के पूर्व कमिश्नर अरविंद कुमार से गुरुवार को तेलंगाना ACB ने 54.88 करोड़ के कथित फार्मूला ई घोटाले में 6 घंटे तक पूछताछ की। ED ACB द्वारा FIR के आधार पर PMLA के तहत जांच कर रहा है। कुमार के साथ तेलंगाना के पूर्व मंत्री KT रामाराव और HMDA के पूर्व मुख्य अभियंता BLN रेड्डी कथित फार्मूला ई घोटाले के आरोपी हैं। कुमार एजेंसी द्वारा पूछताछ किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। मकर संक्रांति त्यौहार के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए शहर पुलिस ने 13 से 15 जनवरी तक सड़कों पर पतंग उड़ाने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
शहर पुलिस आयुक्त CV आनंद द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के हित में सभी मार्गों पर पतंग उड़ाना प्रतिबंधित है। कानून और व्यवस्था, शांति बनाए रखने के लिए और शांति भंग करने की घटनाओं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के नियम 8 के अनुसार संबंधित पुलिस अधिकारियों से आवश्यक अनुमति के बिना कोई भी लाउड स्पीकर डीजे सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगाया जाएगा या नहीं बजाया जाएगा। उन पर कोई भी उत्तेजक भाषण, गीत नहीं बजाया जाएगा। स्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या किसी अन्य गतिविधियों से शोर का स्तर अनुमेय सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी लाउड स्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वही आयुक्त ने शहर के माता पिता और नागरिकों को भी किसी भी घटना से बचने और अपने बच्चों का मार्गदर्शन और निगरानी करने, इसी के साथ बिना पैरापेट दीवारों वाली छतों से पतंग न उड़ाने की सलाह दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सनसनीखेज यौन उत्पीड़न वीडियो मामले में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते और पूर्व JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया को रोकने के निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया है और निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वो बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद आरोपी प्रज्वल के खिलाफ 16 जनवरी तक आरोप तय न करे। इससे पहले उसके खिलाफ आरोप तय करने की तारीख 13 जनवरी तय की गई थी। पीठ ने इस संबंध में प्रज्वल रेवन्ना द्वारा प्रस्तुत याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया। हालांकि पीठ ने निचली अदालत को 16 जनवरी तक मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है। प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी याचिका में अपने ड्राइवर से एकत्रित किए गए फोटो और वीडियो के रूप में दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत किया। ड्राइवर ने कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना के निजी सेल फोन से निजी वीडियो और फोटो कॉपी किए थे। आंध्र प्रदेश में निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और कहा कि लगभग 34 लाख लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। गुंटूर में नारेडको प्रॉपर्टी शो के उद्घाटन के दौरान नायडू ने इस क्षेत्र को फिर से जीवंत करने से सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिससे उन्होंने राज्य के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक निरंतर प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनके प्रशासन ने निर्माण उद्योग को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें मुक्त रेत का प्रावधान भी शामिल है, जो निर्माण गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। उन्होंने नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसे संगठनों से इन पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। नायडू ने पिछले 5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों की समग्र गिरावट के बारे में चिंता व्यक्त की और निर्माण उद्योग की गिरावट के लिए पिछली YSR कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने उस समय बने समस्याओं के चक्र पर निराशा व्यक्त की और इस क्षेत्र को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में MP MLA अदालत में आज होने वाली सुनवाई वकीलों की हड़ताल के कारण स्थगित कर दी गई। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने जिरह पूरी करने के लिए अब 22 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की है। मामला 2018 का है, जब स्थानीय भाजपा नेता मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मिश्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा। 5 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद राहुल गांधी अदालत में पेश होने के लिए विफल रहे, जिसके कारण दिसंबर 2023 में पीठासीन न्यायाधीश को उनकी उपस्थिति के लिए वारंट जारी करना पड़ा। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25,000 रुपए के 2 बाउंड पर जमानत दे दी। शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने BMC नगर आयुक्त भूषण गगरानी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। मुंबई महानगर पालिका आयुक्त के साथ हमारी पहले भी ऐसी बैठकें हुई हैं और उन्होंने कई समस्याओं का समाधान किया है। उसी तरह हम चाहते हैं कि मुंबई करों के मुद्दों का कोई समाधान या जवाब हो। मुंबई के लिए 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमने सड़क घोटाले पर जांच हुई या नहीं, इस पर सवाल करते हुए पारदर्शी जांच की मांग की है।
काफी सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी साहब के साथ पहले भी हमारी ऐसी मुलाकातें हुई है। उन्होंने काफी सारे जो मसले थे उनका एक हल निकाला है, समस्याओं का हल निकाला है। और वैसे ही हम चाहते हैं कि मुंबईकरों की जो विषय है उस पर कोई ना कोई जवाब आए, कोई ना कोई सोल्यूशन आए। वार्ड के तो हमारे जो चुनाव क्षेत्र है वर्ली के बारे में तो बातचीत हुई, काफी सारे हमारे जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी बातचीत हुई। लेकिन मुंबई के लिए जो काफी महत्वपूर्ण विषय है वो 3 है। जो एक रास्तों का घोटाला हुआ था जिसे मैंने 2023 के जनवरी में आप ही के सामने लाया था, उसी के बाद पिछले साल भी लाया था। 2 बड़े घोटाले हुए थे, उस पर आगे क्या हुआ है, कुछ इंक्वायरी हुई या नहीं हुई, कब वो इंक्वायरी होने वाली है, पारदर्शी इंक्वायरी हो, इस पे हमने एक जवाब मांगा है। दूसरी बात यह है कि पानी की समस्या मुंबई में काफी बढ़ती दिखती है हमें। मुंबई में खराब पानी हो या कम प्रेशर के पानी बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज में हो, स्लम सोसाइटीज में हो, चॉल्स में जा रहा है। तो यही हम मांग कर रहे हैं कि मुंबई की जो स्थिति आज पानी की, उस पर कोई ना कोई जवाब बीएमसी से आए, जो सत्य परिस्थिति है वो मुंबईकरों को समझे। और तीसरी बात यही है कि कोस्टल रोड जो हमारा सपना था, हमारा सपना है, और अगर हम सत्ता में होते, हमारी सरकार होती तो 2023 के दिसंबर तक पूरी कर जाती थी। आज अगर आप देखें तो पिछले मिंदे सरकार में डिले तो हुआ है, एस्केलेशन भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोस्टल रोड ये आने वाले महीनों में पूरा होगा कि नहीं, इस पे हमने बातचीत की। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।